नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी की टीम ने स्लीपर सेल की सूची बनाना शुरू कर दिया है। ये खबर गुजरात के उस भाषण के बाद पहली बार ऑफिशियली हम आपको बता रहे हैं। अनऑफिशियल पर्दे के पीछे की कहानी आपने कई बार सुनी है, लेकिन ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार राहुल गांधी के टीम के मेंबर ने, वो टीम जो कोर टीम जो अभी नई वाली टीम आई है, अलग अलग राज्यों में जो सेनापति भेजे हैं राहुल गांधी ने, उन सेनापतियों में से एक सेनापति ने ऑफिशियली कहा कि हर राज्य में स्लीपर सेल हैं। जिस राज्य में मैं आया हूं वहां भी भाजपा के स्लीपर सेल हैं और अब उन स्लीपर सेल्स का इलाज होगा। भाऊ को जोड़िए पहले चर्चा में, क्योंकि मामला स्लीपर सेल का है। ये स्लीपर सेल भाऊ ने ही इस शब्द को इजाद किया था और ये कांग्रेस के, स्वागत है भाऊ, कांग्रेस के स्लीपर सेल्स नाम लेकर के उनको सामने लाने का काम शुरू किया था भाऊ ने। बाद में राहुल गांधी ने वही का वही जब रिपीट किया तो तमाम लोगों ने उसमें भाऊ को ही फिर कहना शुरू किया कि लग रहा है इन्हीं से स्लीपर सेल की जानकारी मिलती है राहुल गांधी। खैर, अब हम एक पहले सबसे पहले तो हम जो हमारे पास वीडियो एविडेंस होता है वही हम दिखाते हैं। तो दिखाइए, ये झारखंड में जो प्रभारी बना करके राहुल गांधी की टीम के अहम सदस्य हैं, भेजे गए हैं, उनकी बात, उनका बयान सुनिए, प्ले स्पष्ट करिए। रूप से गुजरात में कांग्रेस पार्टी में दो वर्ग है। एक कांग्रेस का विचारधारा से जुड़ा हुआ, कांग्रेस का आइडियोलॉजी का कमिटमेंट उनका हाथ में है। दूसरा लोग बीजेपी का स्लीपर सेल्स के काम कर रहे। गुजरात का बात राहुल जी ने कहा, ये हो सकता है दूसरा स्टेट्स में भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा पार्टी है हर एक स्ट्रैटेजीज यूज करके लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम ध्यान रखेंगे झारखंड में भी ये मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ध्यान रखेंगे और प्रक्षालन भी करेंगे। जो लीडर्स वर्कर्स पार्टी के बारे में काम नहीं किया, ये लोगों को इधर स्थान नहीं रहेगा। ये दूसरा बात है, फोकस होगा हमारा कांग्रेस वर्कर्स पब्लिक का बीच में जाके काम करने। ये फोकस हम रखते हुए पूरा प्रोग्राम देंगे। हर एक कम्युनिटी, झारखंड का हर एक कम्युनिटी का इश्यूज क्या है पता करके हमारा पार्टी प्लेटफॉर्म से ये इश्यूज हम हमारा एमएलएस को बताएंगे। मुख्य बात आ गई। मुख्य बात यही थी कि जैसा कि गुजरात में राहुल गांधी ने कहा कि एक कांग्रेस में दो तरह के लोग हैं, एक है जो कांग्रेस की विचारधारा सिद्धांतों में यकीन रखते हैं और दूसरे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं। झारखंड में भी ऐसे लोग हैं, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। ऐसे कार्यकर्ता नेता जो कांग्रेस के लिए नहीं काम कर रहे हैं उनका स्थान नहीं होगा। ये राजू साहब हैं, झारखंड के प्रभारी बनाए गए हैं। भाऊ, क्या अभी हम आगे आपको दर्शकों को बता दें, हम झारखंड की विधानसभा का एक क्लिप आपको दिखाएंगे। वो एडिट करके क्लिप है, वो क्लिप दिखाएंगे। ये नमूना जो है ना स्लीपर सेल वाला, ये विधानसभा में भी देखने को मिल रहा है। सत्ताधारी दल के मंत्री आपस में विधानसभा में जूझ रहे हैं, आपस में एक दूसरे कॉलर खींच रहे हैं, मतलब फिजिकली नहीं, वर्बली। ये वर्बल डायरिया जैसे होता है, तो वो काम कर रहे हैं। लेकिन पहला यही सीधा सवाल भाऊ कि क्या राहुल गांधी की जो नई टीम है, इसको ये बोल करके, मतलब सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन देके भेजा गया है कि बाकी काम बाद में करना, संगठन मजबूत बाद में, ग्रास रूट लेवल तक जाना बाद में, सबसे पहले स्लीपर सेल्स को चिन्हित करिए। क्योंकि बाकी लोगों ने नहीं भले खुल के बोला हो, लेकिन अब इन्होंने बोल दिया, खुल के बोला। देखिए आशीष जी, जब राहुल गांधी जी ने बात कही स्लीपर सेल की, तो ये स्लीपर सेल की बात कुछ लोगों ने कहा ये गुजरात तक सीमित है। ये गुजरात हाँ, तक सीमित नहीं थी, उन्होंने ऑल इंडिया कही थी। हाँ, ये बात अलग है कि राहुल गांधी अभी भी इतने स्ट्रांग नहीं है। पॉलिटिकली कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी दिखती है कि जो स्लीपर सेल उनको छटनी ऊपर से करनी थी वो राज्यों पे कर रहे हैं। राज्यों में स्लीपर सेल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। ये जो पैरासाइट है, वो अमर बेल होती है ना जो चढ़ती है,
उसको नीचे से काट दो आप, ऊपर से छटनी करने से कुछ नहीं होगा। यदि दिल्ली के सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में जो जनरल सेक्रेटरीओ में स्लीपर सेल है, सीडब्ल्यूसी में स्लीपर सेल है, अलग अलग जो अपने तुम्हारे जो वर्टिकल्स है उसमें स्लीपर सेल है, उनको खत्म करोगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्लीपर सेल और राज्य के लेवल पे ऑटोमेटिक मर जाएंगे। क्यों? उनको वो ऑक्सीजन ही दिल्ली से मिलता है। उन स्लीपर सेल की औकात नहीं है कि वो पार्टी के खिलाफ बोले या पार्टी के खिलाफ मदद करे विपक्ष को, मतलब कांग्रेस के विरोधी जो है उनको मदद करे, जब तक दिल्ली उनके ऊपर सर पे हाथ नहीं रखती। तो इसलिए ऊपर से, लेकिन जो भी है, हर राज्य में स्लीपर सेल है, ये वो भी जानते हैं। झारखंड में बड़ी खुल के बात आई, गुलाम मोहम्मद मीर है झारखंड के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, उनको भी ये ड्यूटी दी है। तो उन्होंने कहा, और झारखंड ये पहली बात नहीं, झारखंड एक ऐसा फर्टाइल ग्राउंड था बीजेपी के लिए, जो बीजेपी वहां अथाह मेहनत कर रही थी। जब पिछली बार सोरेन और कांग्रेस की सरकार थी वहां पे, तो लगातार वो सरकार को गिराने का प्रयास होता रहा। कैसा पैसा मिला, कैसा ममता दीदी के पुलिस ने लोगों को उठाया, कैसे एमएलएस भाग रहे थे, कैसे वहां पे लगातार कांग्रेस और ये जो जेएमएम है उनके बीच में दूरियां कैसी फैला रहे थे। और फिर उनको लगा कि अब हमने फाइनल राउंड अब जीतना ही है, इसलिए हेमंत विश्व शर्मा जैसे आदमी को झारखंड में झोंक दिया। एक छोटा राज्य है जहां की विधानसभा 82 सीट की है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के हिसाब से तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। हाँ, तो ये 82 सीट के विधानसभा में उनको भेज दिया, और वो वहां आके उन्होंने बिल्कुल जिस हिसाब से बात शुरू कर दी थी कि बिल्कुल सरकार हमारी बन रही है। लेकिन मोदी जी ने एक बहुत बड़ी गलती की जीवन में, वो हेमंत सोरेन को अरेस्ट करवा लिया। वो आदिवासी स्टेट है, हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया। अच्छा, अरेस्ट करने के बाद उनपे गुनाह साबित हो जाता तो बात भी हो जाती। हेमंत सोरेन को जब जमानत दी गई, तब जज ने यह कहा कि भाई साहब, जिस 8 एकड़ की जमीन की बात के लिए आपने इनको अरेस्ट किया, ना आपके पास उसका कोई कागज है, ना इसके पोजीशन में वो जमीन है, ना रेवेन्यू रिकॉर्ड है, ना कोई सेल डीड है, ना कोई 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 कागज नहीं दिखा पाए आप। सिर्फ किसी के कहने भर से कि साहब ये जमीन सीएम कब्जा कर बैठे, किसी के कहने भर से आपने एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया 5 महीने। उसका आदिवासियों के बीच में जो मैसेज गया, वो मैसेज ने बीजेपी को वहां हरवाने के लिए निश्चित कर दिया था। नहीं तो यदि हेमंत सोरेन जेल नहीं जाते तो हो सकता था बीजेपी वहां सत्ता में आती। तो बीजेपी लगातार वहां, अभी भी बीजेपी प्रयासरत है कि वहां सत्ता में आ जाए, इनके करे। और सबसे फ्रीजाइल जो एरिया है, जो इमीडिएटली, अब झारखंड में तो हम जेएमएम को भी कह सकते हैं, जेएमएम में मतलब हेमंत सोरेन ने जाने के बाद अपनी इस्तीफा दिया और अपने जगह जिसको विश्वास प्राप्त समझ के, अपना नजदीकी समझ के मुख्यमंत्री बनाया, वही हेमंत सोरेन के खिलाफ चले गए। वो वहां के मांझी हो गए, जैसा बिहार में मांझी हो गए थे वैसे। तो उसका भी एक प्रयास उन्होंने करके देखा कि जिसको मुख्यमंत्री बनाया विश्वास का, उसी को तोड़ दो तो क्या इंपैक्ट होगा। लेकिन लोगों ने हेमंत सोरेन को साथ दिया, और फिर से कांग्रेस भी हेमंत सोरेन की वजह से जो 16 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, वो मिली वहां पे। तो अभी भी ये लगातार प्रयासरत है। देखिए, अभी वहां पे एनडीए के पास 25 सीटें हैं। 25 में से 21 बीजेपी के पास है, आजसू की 1 है, लोजपा की 1 है, और जेडीयू की 2 है। जेडीयू की, हाँ, ये 25 सीटों के भरोसे यदि उनको सत्ता में भी आना होगा, 82 का है, तो कम से कम 42 तो चाहिए। तो आपको 42 के लिए अभी कम से कम 17 वोट और चाहिए, 17-16। अब ये 17-16 टूटेंगे कहां से? कांग्रेस के 16 है, जेएमएम के 34 है, आरजेडी के 4 है, और लेफ्ट का जो ग्रुप है उसके 2 है। ऐसे कुल मिला के 56 सीट्स सत्ता पक्ष के पास है, इंडिया के पास है। प्रयास तो करते रहेंगे। जब प्रयास नहीं होगा तो ये जो स्लीपर सेल है अंदरूनी, देखिए
बीजेपी का ऑपरेशन बहुत स्मूथ है। अभी तक इन लोगों को क्यों नहीं ऑपरेशन समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। ये कमेंट सबसे पहले वो बीजेपी अपने जो स्लीपर सेल है उनको एक्टिव करती है पार्टी में। आप आरजेडी, आप राजस्थान का देखिए, जब अशोक गहलोत की सरकार डिस्टेबल करनी थी तो उन्होंने नहीं अविश्वास प्रस्ताव लगाया, या वो लोगों को लेके नहीं भागे। जो बीजेपी के स्लीपर सेल थे अंदर, सचिन पायलट, उनसे ये काम करवाया। कल हो गया तो सत्ता परिवर्तन, हाँ। नहीं हुआ तो अंदरूनी झगड़े थे, ये अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए, हम क्या करेंगे। जैसा महाराष्ट्र में जब तक शिवसेना टूट नहीं रही थी तब तक हमारे चंद्रकांत दादा का ही, जो वहां पे बहुत सलीके वाले मंत्री माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि हमें जल्दीबाजी नहीं है, हम जब फल पक के टूटता है तब खाते हैं। जब पार्टी टूटी तो सब कह रहे थे कि अंदरूनी मामला है उनका, शिवसेना का, हमारा क्या लेना देना है। ये तो मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे के ऐसे बावरे हो गए कि उन्हें सदन के पटल पे ही बोल दिया कि कैसा 6 महीने से प्रयास कर रही थी बीजेपी पार्टी तोड़ने की। फिर मैडम ने बोल दिया कि कैसा रात को चश्मा गॉगल लगा के काउबॉय स्टाइल में निकल जाते थे, जेम्स बॉन्ड स्टाइल में, हुडी पहन के। तो ये जो बीजेपी के स्लीपर सेल नहीं हो यदि किसी पार्टी में, तो फिर वो ईडी सीबीआई का यूज करके लोगों को घेरते, वो जबरिया स्लीपर सेल बनवाते। शिवसेना का टूट में या एनसीपी के टूट में ये जबरिया ये थे, जबरिया स्लीपर सेल थे। तो यदि कांग्रेस को वहां स्लीपर सेल निकालने हैं तो इसके लिए कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। मंत्रियों का वक्तव्य, नेताओं का वक्तव्य, मुख्य मतलब एमएलए का वक्तव्य, अपनी सरकार को बदनाम करने वाला वक्तव्य। अभी सुनवा देते हैं भाऊ, सुनवा हाँ, देते हैं, बिल्कुल, रुकते हैं, सुनवा बिल्कुल, देते हैं। पहले एक अखबार की पोर्टल की झारखंड में बड़ा वो है, प्रभावी है, वो दिखाते हैं। देखिए, विधानसभा में आपस में भिड़ गए सरकार के दो मंत्री और विधायक। बड़बोले मंत्री इरफान अंसारी ने खूब कराई फजीहत। ये इरफान अंसारी कांग्रेस के हैं। प्रदीप यादव भी इसमें अभी एक करेक्टर है, वो भी कांग्रेस के हैं। सुदीप सोनू, वो बेसिकली उनको फेस माना जाता है जेएमएम का, जो है बड़े सबसे करीबी माने जाते हैं हेमंत सोरेन के। जो अभी आपने कहा टूटने की, दरअसल कांग्रेस तो हमेशा से झारखंड में सॉफ्ट टारगेट रही है। जब जब ऑपरेशन हुआ सबसे पहले कांग्रेस को ही लेकर के ऑपरेशन हुआ। जेएमएम वाले तो चंपई सोरेन का हश्र देखने के बाद देश में जहां जहां कमल का ऑपरेशन हुआ 99% कांग्रेस ही हुआ। नहीं, हाँ, तो और जेएमएम थोड़ा सेफ है इसलिए क्योंकि एक तो 34 तक पहुंची। अगर 26, 27, 28 पे होती तो डाइसी होता मामला। 34 पे पहुंची। दूसरा, चंपई सोरेन और सीता सोरेन जो भाभी हैं हेमंत सोरेन की, इन दोनों का हश्र जो हुआ है भाजपा में, इन दोनों का हश्र देखने के बाद अब जेएमएम वाले दाएं बाएं नहीं जाने वाले हैं। कांग्रेस में ही चल रही खुराफात। एक क्लिप है, जरा क्लिप दिखाइए। क्लिप विधानसभा के भीतर की क्लिप है, उसके हाइलाइट्स एडिट करके हैं, ये जरा देखिएगा। मेरा प्रदीप जी का मामला था। सोनू जी बहुत जानकार है, हर चीज में कुदरते हैं। ये सदन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, कोई बात है, ये लोकाचार है। और लोकाचार में अगर मैं कर रहा हूँ उनसे महोदय, नहीं कर रहा। ये बात सही है कि गोड्डा जिला में एक भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज नहीं है। ये मैं स्वीकार करता हूँ महोदय, वहाँ कॉलेज नहीं है। निश्चित तौर पर वहाँ कॉलेज होना चाहिए था। पता नहीं क्यों ये प्रतीत होता है कि ऑब्जेक्टिव सवाल भी नहीं आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जवाब भी नहीं आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव जवाब दीजिए और ऑब्जेक्टिव जवाब मर्यादा पूर्वक होना चाहिए। हम पूछ रहे हैं कि ये कब बना और कब चालू होगा, सीधा बताइए ना, इतनी भाषण की जरूरत कहाँ है। ये एक ही पार्टी के ये होता क्या है आशीष, ये एक ही पार्टी के लोगों को ये आपस में बैठ के भी बात कर सकते हैं। हाँ? यदि आपके क्षेत्र में कॉलेज नहीं है तो इसको सदन में तमाशा करने की जरूरत नहीं। हाँ। ये आपस में बैठ के कर सकते हैं आप। लेकिन ये करते इसलिए है कि इनको फीडिंग देना है। ये जो स्लीपर सेल है जो वहां से बीजेपी से मिल रहा है उसको जस्टिफाई भी तो करना है। जैसे हमारे यहाँ से जो लोग बड़े बड़े कारपोरेट हाउस के पेरोल पे है,
वो बीच बीच में उस कारपोरेट हाउस की महिमा मंडन करते रहते हैं, ताकि उनको जस्टिफाई करना पड़ता है कि जो पैसा आ रहा है उसको हम कैसे, इसीलिए किसी उद्योगपति को आप देश का विकास का द्योतक मानते हैं। और भ्रष्टाचार की लड़ाई लोग रोज नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं हम्म, और अडानी जी की जयकार बोलते हैं। हम्म, ये जस्टिफाई करना है, उनको कोई लेना देना थोड़ी है अडानी जी से। लेकिन फिर जो उधर से जो हुआ है उसका देना भी तो है, हम्म, फेवर वापस। हम्म, तो ऐसा ही जब बीजेपी के आप खेमे में गोद में जाके बैठ गए हैं, तो आपको ये बार बार बताना भी तो है कि साहब हम सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम व्यवस्था कर रहे हैं कि समय जल्दी आ जाए। हाँ। ये हाल है। सदन सदन में देखिए, सदन में भाजपा भाजपा तो बेसिकली झारखंड में, अब झारखंड स्पेसिफिक अगर थोड़ी सी बात कर ले, बाकी तो राज्यों में क्या सूची बनेगी, क्या लिस्ट बनेगी, झारखंड स्पेसिफिक हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी खराब है कि उसको राज्यपाल, जिनको उड़ीसम बना के बैठाए राजभवन में, रघुवर दास, उनको वापस लाके झारखंड में फिर से जो है मोर्चे पे तैनात करना पड़ा। एलओपी बनाने में इतना वक्त लगा कि चंपई सोरेन बेचारे मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री बन के भाजपा में गए, एलओपी बनने लायक भी नहीं समझा उनको। बाबूलाल मरांडी को निपटाने के लिए कहा आखिर में चलो यही एलओपी सही, इनको संगठन से दूर करो। संगठन प्रदेश अध्यक्ष थे, और बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता अगर कहा जाए, वो अलग अपनी जेवीएम पार्टी बना करके सरवाइव कर गए झारखंड में, उनको निपटाया। तो भाजपा, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर भाजपा बुरी तरह निपटी हुई है खुद। वो भाजपा जो सबको निपटाती है, झारखंड में निपटी हुई है। अब उस निपटी हुई भाजपा को ऑक्सीजन कौन दे रहा है? संसद में एक दूसरे कपड़ा उतार करके कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस के लोग दे रहे हैं कि अब जनता में ये चर्चा होगी ना। ये सवाल भाजपा के लोग खड़ा करते तो लगता है कि एक अपोजिशन अपना काम कर रहा है। सत्ता पक्ष विधानसभा में एक दूसरे कपड़े उतारने के बजाय अगर धरातल पे काम करता, जो सवाल उठ रहे हैं कि हाँ चलो धरातल पर कैबिनेट में चर्चा कर लेते, जब मुख्यमंत्री के साथ बैठक होती वहां चर्चा कर लेते, आप ही के पार्टी के मंत्री हैं, अपने मंत्री के साथ आप बैठ के चर्चा कर लेते कि मंत्री जी यहाँ पर ये कॉलेज है कि नहीं है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाऊ। देखो, मैंने वही कहा आपको कि ये बातें अक्रॉस, हम इतने सालों से विधानसभा भी देखते हैं, विधान लोकसभा भी देखते आ रहे हैं। जो अपने पार्टी के मसले होते हैं वो तो सीधा मंत्री के पास जाके कहता है कि मेरे कॉलेज, मेरे एरिया में कॉलेज नहीं, जरा बता दीजिए। वो बता देता है कि बस अगले महीने में आप अनाउंस ही करने वाला हूँ, मैं आ रहा हूँ, अनाउंस करने वाला हूँ। ये बातें उस लेवल पे होती है। मैं तो यहाँ पे यहाँ तक देखता हूँ कि बहुत सारे विरोधी पक्ष भी, विपक्ष भी हाँ। सत्ता पक्ष के पास जाके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का काम खुद जाके बोलते हैं। हम्म, मैं अभी विधानसभा में जब गया था तो मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं मुख्यमंत्री और सबसे मिल पाया वहां पे। हम्म, तो मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी के पास आके जो वडेट्टीवार है, हम्म, जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे वहां महाराष्ट्र में, कांग्रेस हाँ, के, या कांग्रेस के नेता है विधानसभा में, वो बता रहे थे कि वो नक्सल एरिया में मैंने प्लांट चालू किया और मैंने वहां पे बहुत ज्यादा मक्के का कल्टीवेशन भी करवाया है। हम्म, और ये जो उसका एथेनॉल का जो प्लांट है उसके लिए सरकार मदद करे, नक्सल एरिया समझ के थोड़ा एक्स्ट्रा फंड दे। तो देवेंद्र जी कह रहे थे कि नक्सल के नाम पे एक्स्ट्रा फंड तो मिलेगा, लेकिन इतना नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हो, क्योंकि बाकी भी नक्सल एरिया में समस्या है, सिर्फ आपका प्लान नहीं। हम्म, फिर उन्होंने कहा एक कोई निजी समस्या बताई कि मेरे एक मौसी के लड़के का कुछ प्रॉब्लम था वो। तो ये तो चाहे आप विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में, जब आप एक साथ विधानसभा में 3-3 4-4 टर्म रहते हो, इतने संबंध हो जाते हैं। तो मैंने तो एक बार किस्सा भी सुनाया था आपको, मतलब एक भाषण में, और एक पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्वेकेशन में, कन्वेंशन में कई बार हमको बुलाया जाता है। और हम्म, महाराष्ट्र में कोई राजनीतिक दल का कोई सम्मेलन होता है, उसमें भी राजनीति हमको बुलाया जाता है कि अशोक वानखेड़े देश की राजनीति के बारे में बताएं। तो भाषण था, तो उसमें क्या नाम, मैंने वो भी मेरे आंखों के, मेरे कानों से सुना हुआ किस्सा है कि छगन भुजबल मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री थे, हम्म, और गोपीनाथ मुंडे सांसद थे दिल्ली में। तो गोपीनाथ मुंडे का कोई कार्यकर्ता आया, उन्होंने कहा कि वो मेरा काम हुआ ही नहीं, वो होना था और बताइए। उन्होंने कहा कि अरे मैं तो खुद सीएम, डिप्टी सीएम को बात की थी मैंने। और मेरे सामने उन्हें लगाओ फोन। हम्म,
और वो जो स्पीकर फोन होते हैं वहीं पे हम दो, मैं था, वो कार्यकर्ता था और गोपीनाथ जी बैठे हुए थे। गोपीनाथ जी ने स्पीकर फोन पे बोला, हाँ बोलो, उधर से आवाज आया उसके, तो बोला, उन्होंने कहा होगा, पीए ने कहा होगा कि भाई मुंडे जी बात करेंगे, तो छगन भुजबल लाइन पे आ गए, बोले नमस्कार। तो इधर से गोपीनाथ मुंडे जोर से बोले कि महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे का नमस्कार स्वीकार कीजिए। तो छगन भुजबल बोलता है कि महाराष्ट्र के वर्तमान उप मुख्यमंत्री का नमस्कार भी आप स्वीकार कर लीजिए, आपका नमस्कार हमने स्वीकार कर लीजिए, आदेश करे साहब, सीनियर है आप हमसे। और दोनों ने ठहाके मारे। उन्होंने कहा कि अरे एक काम बताया था छगन जी तुमको, वो भी नहीं हुआ है भुजबल साहब। बोले अरे ऐसा नहीं हुआ, 2 मिनट रुको। उन्हें तुरंत फोन चल रहा था, उन्होंने पीए को बोला, बोला मैंने वो फाइल अभी तक क्लियर नहीं हुई। बोले तुमने मजाक समझ रखा है मंत्री जो कहते हो, मुझे अभी चाहिए आधे घंटे के अंदर इसका पूरा। बोला सॉरी यार, बस 10 मिनट में। ये संबंध अक्रॉस द पार्टी लाइन होते हैं, अक्रॉस द पार्टी लाइन। जब अटल जी थे तब दीक्षा भूमि के लिए कुछ फंड चाहिए था, और मैं रासू गवई के यहाँ बैठे थे, जो बाद में बिहार के गवर्नर भी रहे, केरल के गवर्नर भी रहे, गवई साहब, जो वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है भूषण गवई, उनके पिता। उनके पिता से मेरे पारिवारिक संबंध थे, वो हमारे परिवार को वहां जानते थे, महाराष्ट्र में मेरे फादर को जानते थे तब से। तो मैं उनके पास बैठा था, तो उन्होंने, किसी ने कहा कि साहब पीएम ऑफिस को लेटर लिखना पड़ेगा, अटल जी को लेटर लिखना पड़ेगा। अरे बोले काहे का लेटर, तो मैं कर दूंगा, एक लेटर बना दो, पॉकेट में रख दियो। फिर 2 दिन बाद मैंने पूछा कि, मैंने कहा दादा वो पीएम को दे दिया कि आपने लेटर? तो हंस के बोला, बोले कहाँ जाना है, वो सामने से आ रहे थे। उन्हें बोला, बोले रासू। मैंने कहा बोले अटल। क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी का पहला विदेश दौरा, जिस डेलीगेशन में अटल जी गए, उसकी अध्यक्षता रासू गवई कर रहे थे, वो विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। तब से संबंध, अटल जी चले गए वहां पे, और वहां पे तो वो ठंड थी, जिन्होंने अपना जैकेट दिया अटल जी को, वो अटल जी के पास आखिर तक वो जैकेट रहा। अटल जी ने जब गौरव ग्रंथ पे पत्र लिखा, एक लेख लिखा रासू गवई पे, तो उस जैकेट का जिक्र किया कि वो गर्मी आज भी मैं। तो उन्होंने कहा अटल, बोला रासू तुम मिलते नहीं हो? बोले अरे अटल अब तुम प्रधानमंत्री बन गए। दोनों ने हाथ पकड़ के कमरे में गए, बोले क्या? बोले यार ये फंड चाहिए था आपको। उन्होंने तुरंत सेंड कर दिया। ये अक्रॉस द पार्टी लाइन है। वही एक वोट से जब सरकार गिरी थी अटल जी की, तब अटल जी का पर्सनली फोन आया था रासू गवई को कि क्या तुम साथ दोगे? तब उन्होंने कहा कि अपनी दोस्ती एक तरफ, लेकिन मेरा कमिटमेंट कांग्रेस के साथ है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कीजिएगा। राजनीति अलग, दोस्ती अलग। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी की काम, ये तो कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉलेज नहीं है। ये मसला आप कमरे में बैठ के भी सॉल्व कर सकते थे। विधानसभा में आपको तमाशा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन विधानसभा में तमाशा इसलिए है ताकि उन आकाओं को पता पड़े कि आप उनका काम कर रहे हो, सरकार को तकलीफ में ला रहे हो, सरकार की किरकिरी कर रहे हो। ऐसे में मुझे लगता है कि ये हेमंत सोरेन का दायित्व बनता है कि ये सभी मंत्रियों को बिठा के बोल दे, ये क्या तमाशा किया आपने? या ऐसे टाइम पे स्पीकर ने डांट देना चाहिए था। नहीं, बेसिकली क्या है, अच्छे स्पीकर होते तो बोल देते कि आप दोनों मंत्री हैं, आप दोनों सदन का समय व्यर्थ कर रहे हैं, ये मसला आप सदन के बाहर भी तय कर सकते हैं। ये जो विपक्ष को सवाल पूछने दीजिए। आपने जिन संबंधों को कहा है क्रॉस द पार्टी लाइन, वो संबंध ओपन होते हैं, और स्लीपर सेल के जो संबंध होते हैं वो हिडन होते हैं, गुप्त संबंध होते हैं। गुप्त संबंधों को इंडिकेशन देने होते कि हम आपका काम कर रहे हैं, लेकिन और वो इंडिकेशन देने के लिए आपको ये तमाम लफड़े करने पड़ते हैं, जो अपने ही मंत्रियों पे चिल्लाना, अपने ही सरकार की खिलाफत करना, अपने ही सरकार को कमजोर बताना, अपने ही सरकार को मूर्ख बताना, अपनी सरकार को नाकारा बताना, और मंत्री का सत्ता भी भोगना। नहीं, इसका उदाहरण जेएमएम के शायद लोबिन थे, शायद मुझे अगर ध्यान है नाम, तो लोबिन शायद थे। वो पिछली सरकार में पूरे 5 साल
जेएमएम के विधायक थे, जेएमएम की मीटिंग में नहीं जाते थे, विधानसभा में जो है खिलाफत करते थे और विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा में शामिल हुए। पूरे 5 साल उन्होंने किया और विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा में शामिल होकर चुनाव लड़े। हालांकि वो तो झारखंड की जनता ने अच्छा हिसाब किताब सबका किया है। आखिरी सवाल कि ये जो एक ऑफिशियल पहली बार हमें लगा है, बाकी तो जितने प्रभारी गए हैं अपना अपना काम कर रहे हैं, अल्लावरू हैं, बिहार में हैं, बाकी अपने अपनी जगह पे सब है। बिहार भी चुनावी राज्य है तो सबसे बड़ा संकट वहीं पर और सबसे पहले वहीं पर काम धाम इनको करना होगा, दुरुस्त अपना बही खाता। तो ये जो प्रभारी गए हैं ऑफिशियल जो एक लाइन का स्टेटमेंट हमें समझ में आया, क्या ये जो सूची बनी है ये सूची बना करके फिर फाइल में रख करके और एआईसीसी में रख दिया जाएगा कि संभाल के इसको रख दो, फाइल को वही 10 साल बाद वही देखेंगे? वही वही मुझे ताज्जुब लगता है कि इसका सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा। अब इनने कहा कि झारखंड में भी हम कहेंगे। अब मुझे बताओ पंजाब में स्लीपर सेल कौन ढूंढेगा? भूपेश बघेल। वो खुद ही जो स्लीपर सेल ही जनरल सेक्रेटरी बन के गया हो, वो क्या स्लीपर सेल ढूंढेगा? तो ऐसे कई मसले हैं, लेकिन चलो शुरुआत तो हो गई है। कहीं ना कहीं स्लीपर सेल को ये तो लगेगा कि हमको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। हाँ, कम से कम वो तो डर रहेगा, क्योंकि कांग्रेस में बहुत स्लो काम होता है। इतना स्लो काम होता है कि पूछिए मत। मतलब राहुल गांधी ने जो कहा कि हम स्लीपर सेल ढूंढेंगे, हो सकता है कि राहुल गांधी के बाद 2 पीढ़ियां आएगी गांधी परिवार की, तब वो कहेंगे कि अब स्लीपर सेल निकाल दिए हैं। निकाल दी। यह हाल है। बिल्कुल, ये स्थिति दरअसल मुझे लगता है कई बार है कि जब नेहरू जी ने पंचवर्षीय योजना शुरू की भारत में, देश के विकास को जो है प्लानिंग के साथ सिस्टमैटिक वे में करने के लिए, वो ये कांग्रेस ने सही कांग्रेसियों ने मायने में अपने पार्टी में लागू की। एग्जैक्टली देश से तो पंचवर्षीय योजनाएं विदा कर दी मोदी जी ने, योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया, लेकिन कांग्रेसियों ने उसको दिल से अडॉप्ट कर लिया पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे अगर कह दिया जाए कि चलो चलो क्षेत्र में चलो, विपक्ष नहीं, सत्ता पे हमला बोल दो, पंचवर्षीय योजना, 5 एक साल लगा पंचवर्षीय देते हैं योजना अपना नहीं है। चिंता करते हैं। हरियाणा में तीसरी पंचवर्षीय योजना हो गई कि जिला अध्यक्ष नहीं है। हाँ, तीसरी पंचवर्षीय योजना चला। बहुत सॉलिड है ये पंचवर्षीय योजना को लेकर। तो एडॉप्ट इसको किया है। खैर देखते हैं, अगर आइडेंटिफाई करना शुरू हो गया है, सूचीबद्ध किया जा रहा है तो हो सकता है कुछ एक्शन भी हो जाए। खैर ये खबर थी जो छिपी थी, दबी थी, ये हमने कहीं से निकलवाई, बाइट हमारे एक साथी ने भेजी तो हमने उस पर चर्चा किया है। इजाजत दीजिए हमें, कोई बड़ी खबर बड़ा अपडेट कुछ भी होगा तो हम लेकर के फिर आएंगे भाव के साथ। देखते रहिए न्यूज़ लॉन्चर। नमस्कार। नमस्कार।